बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम हमेशा की तरह ये उम्मीद और तवक्को करते हैं आप जहां होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो व्यूवर्स, इस वक्त मुल्क में खुश्क सर्दी की शदीद लहर जारी है, सेहत के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, नमूनिया तेज़ी से फैल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों की अमवात हो रही हैं, स्मॉग भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में वफाकी वजारत मजहबी अमूर की जानिब से एक अहम अपील की गई है और कहा यह गया है कि मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की हिदायत जारी की गई है। वजारत मजहबी अमूर ने अपील की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी मग़फ़िरत करे हमारी, और हम मग़फ़िरत तलब भी करते हैं अल्लाह ताला के यहाँ, ये दुआ करते हैं कि बारान रहमत हो, मौसम बेहतर हो, बारिश होगी तो ऑब्वियसली मौसम थोड़ा खुलेगा, ये जो धुंध है, जो स्मॉग है, ये ख़त्म होगी, जो वबाई अमराज हैं वो कम होंगे, खुश सर्दी कम होगी और हालात बेहतर होंगे। तो इसके लिए नमाज का तरीका भी बताया गया है, दुआ भी बताई गई है, तो आपको करें। नमाज इस्तिस्का कहा जाता है इसको, जो कि अपील की गई है कि सब लोग इसको पढ़ें, कोशिश करें कि पढ़ें, उसके बाद फिर सब मिलकर दुआ करें ताकि हमारे मुल्क में जो है ये खुश्क साली जो है ये खत्म हो, और बल्कि बारिश और बर्फबारी का ये दुआ करनी चाहिए कि हम तो रोजाना की बुनियाद पर ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो नमूनिया की वबा है वो खतरनाक हद तक फैल चुकी है, बच्चे इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों की सूरत हाल भी हम डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि जी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, इस वबा को जल्द से जल्द खत्म करे, दुआ के साथ दवा भी करनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं खुद इस दफा ये फील कर रही हूँ कि ये ठंड बड़ी डिफरेंट किस्म की है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो बर्फ पिघल रही हो, उस तरह की ठंड। ये मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है, पूरी दुनिया में ही जो वेदर है वो एक्सट्रीम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से है। बहरहाल जी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द बारिश करके इस मौसम की शिद्दत से जो है वो हमें आजाद करे जी, और मौसम अच्छा हो, हम सबकी सेहत अच्छी हो। तो शहर बानो, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, हमने आपसे क्विज ऑफ द डे, जो हम आपसे पूछते हैं सवाल, वो गेस द प्लेस, गेस द सेलिब्रिटी। तो कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, अगर आप तस्वीर, हाँ वो तस्वीर आप देख सकते हैं। इसका जवाब है चौखंडी ग्रेवयार्ड। ये कराची में वाक़या है अजीम, और कितनी खूबसूरत है, यहाँ से देख के ऐसे लगता है यस ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान। अच्छा, ये ग्रेवयार्ड लग नहीं रहा मुझे, ये तो कोई रोमन आर्किटेक्चर लग रहा है, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट शहर बानो, इस तस्वीर को देख के मुझे ये लगा कि ये इटली में, ये रोम में कोई एग्जैक्टली उसी तरह का ये अरीनास बने हुए ना, वो इस तरह के बने हुए, उनके पिलर्स आज भी इस तरह खड़े हुए, मुझे लगा ये वो है। नहीं, हमारा कराची में ग्रेवयार्ड है चौखंडी नाम से। तो अब जो लोग कराची में हैं, अगर उनकी जानिब से जवाबात आए हैं तो फिर वो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और इनाम के हकदार होंगे। आज की क्या है? आज की तस्वीर क्या है? आज की तस्वीर भी देखते हैं। हाँ। दिखाएं जी टीवी पर ये तस्वीर। तो व्यूअर्स, ये आप गेस करें ये कौन सी जगह है? मैं जानती हूं। आपको पता चल गया? हाँ। बस आपने कमेंट नहीं करना था। तो हमारे व्यूअर्स इस तस्वीर को गौर से देखें, गेस दिस प्लेस। हमारे फेसबुक पेज पर जाएं या आइडिया मैं दे देती हूं, ये पाकिस्तान में है, इस पर मैसेज करें। यार ये क्या बात हुई, आप तो हिंट दे रही हैं, ये तो चीटिंग हो जाएगी, फिर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मजा नहीं आएगा ना इस तरह। जो हमारे देखने वाले हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो फैमिली मेंबर्स को इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग उनको चीटिंग करवा दें भाई, ये नहीं चीटिंग नहीं, मैंने सिर्फ बताया कि ये आप भूल जाएं, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा करें कि आप फेसबुक पर आएं और आप फेसबुक और हमारे यूट्यूब पर कमेंट्स करें और साथ शेयर भी करें ये वाली पोस्ट को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो उसके बाद आपका जो नाम है वो लकी ड्रॉ में आएगा, और फिर फ्राइडे वाले दिन व्हाट्सएप नंबर भी टीवी स्क्रीन पर है, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस तस्वीर को देखकर कि ये कौन सी जगह है, और जो सही जवाब देंगे तमाम खवातीनों हजरात का नाम पूरा अंदाजी में शामिल किया जाएगा, और फिर विनर वीकेंड पे अनाउंस किया जाएगा। अजीम भी मैसेज करेंगे, और हम बड़े शानदार गिफ्ट्स भी देने वाले हैं। अजीम भी आईडीज बदल कर मैसेज करेंगे। मेरा भी उतना ही हक है कि मैं भी ये गिफ्ट हासिल करूं। बाहर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक इंतहाई अहम मौजू उस पर बात करते हैं। नाजरीन, आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इंतहाई अहम तारीखी मुदल्लिल खिताब किया है। कौम के मुस्तकबिल के ममारों और इकबाल के शाहीनों को मुखातिब किया आर्मी चीफ ने। उन्हें यकीन महकम, कौमी शनाख्त पर फ़ख्र और ख़ुद एतमादी का दर्ज दिया और रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई। आर्मी चीफ ने क़याम पाकिस्तान के मुहर्रकात, दीन इस्लाम की तालीमात और अपनी तहजीब और सकाफ़त पर भी रोशनी डाली। साथ ही खबरदार किया कि सोशल मीडिया खबरों और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया खबरों की तहकीक लाजिम है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देते हुए आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर ले आए तो उसकी तस्दीक कर लो।
जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के दौरान तलबा और शुरका ने आर्मी चीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आजम जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ ने एक तारीखी और इंतहाई अहम और मुद्दलिल खिताब किया। मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये खिताब कितना अहम समझते हैं आप, और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है? आई थिंक हर लिहाज से एक तो पाकिस्तान की अपनी आर्मी चीफ ने अपने लोगों से खिताब किया। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, टाइम लोग जो है पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, आपको याद होगा कि पिछले आई थिंक 1.5 साल में अगर आप पीछे चले, जब आर्मी चीफ ने कमांड संभाली थी तो लग रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, खुदा न श्रीलंका बनने की बातें हो रही थी और एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा इसको इंस्टिगेट कर रही थी। तो एक तो ये है कि जो मैसेज ऑफ होप है बड़ा जरूरी है। थोड़ा डेमोग्राफिक्स पे भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के रिसोर्सेज की जरूर बात होती है, जितना कॉपर गोल्ड है, हमारी ज़राअत बड़ी पोटेंशियल है, एनर्जी का पोटेंशियल है एंड ऑल दैट। लेकिन मेरे ख्याल में जो यूथ है आपका ना, वो असल में गोल्ड है और ये स्टडीज इंटरनेशनल है। इस पर प्रोजेक्शन ये है, पैट बुशानन एक बड़े सीनियर कांग्रेसमैन रहे हैं यूएस में और एडवाइजर हैं एक्स प्रेसिडेंट के, उनकी बुक है डेथ ऑफ द वेस्ट, ये बड़ी जरूरी है यूथ पढ़े। और मैं जहाँ भी जाता हूँ यूनिवर्सिटीज में यूथ के साथ एंगेज हो तो मैं कहता हूँ ये जरूर पढ़े कि डेमोग्राफिक जो स्ट्रेंथ है और यूथ जो बल्ज होता है मुल्क के लिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। हमारा तकरीबन 65% पाकिस्तान की आबादी यंग है। इट मीन्स के स्कूल गोइंग लेट्स से 15-16 साल से लेकर 50 ये बेल्ट होती है जो यंग कहलाती है। और पैट बुशानन ने कहा था जी कि यही ड्राइव करेगा दुनिया का अगला जितना भी डेवलपमेंट है 2075 तक। इट मीन कि आपके पास एक गोल्ड है यूथ का। अगर आप डिस्पोंडेंसी फैलाते हैं, लेट्स से होपलेसनेस है, और ये कहीं भी नहीं है। आप जापान को देख ले, जर्मनी को रीबिल्ड किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के वरना की बड़ी बुरी हालत थी, तो उन्होंने बिल्डअप किया, यूथ को होप का पैगाम दिया, और ये हर जगह है। चाइना में देख ले इसका डेवलपमेंट हुई। तो आई थिंक ये एंगेजमेंट उस लिहाज से बड़ी जरूरी भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप अपना आर्मी चीफ अपने यूथ के साथ बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू कर रहे हैं और चीज़ों को सामने रख रहे हैं, और आई एम श्योर यूथ की तरफ से जो सजेशन आई होंगी उन पे भी अमल किया जाएगा। तो हर बड़ी जबरदस्त बात की है जी। बिल्कुल, जो हमारी यूथ है उसको राइटली इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है और पर्पसफुली इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आर्मी चीफ की जानिब से ये खबरदार भी किया गया सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वी आर लिविंग इन मॉडर्न एरा सर, तो ये जो फेक न्यूज़ है ये कितना डेंजरस है? ये एक तो ये यूनिवर्सल आई थिंक चैलेंज है। आप इंडिया में चले जाएं, अभी आपको पता है राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद जो अशर किया हिंदुओं ने मुसलमानों का, और ये सारा सोशल मीडिया के थ्रू मिसगाइडेड है यूथ जो है। अच्छा, आप ट्रम्पस्टर्स का देख लें, उन्होंने ट्रम्प ने सिगरेट में जाके कैपिटल हिल पे असॉल्ट कर। तो एक तो ये यूनिवर्सल चैलेंज है बिकॉज ऑफ पोस्ट ट्रूथ ईरा है। इस वक्त इंफॉर्मेशन का दौर है, हर बच्चे के पास एक मोबाइल फोन है, कोई डिवाइस है। तो वो वॉशरूम में बैठा हुआ है, बस में, ही इज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। और इस आई थिंक एनवायरनमेंट में फेक न्यूज फैलाना बड़ा आसान है, इसमें फेक नैरेटिव घड़ना बड़ा आसान है। उसके बाद लेकिन अगर तो आप इसको लेट्स से डाइवर्ट करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, तो यही चीज आपको ऊपर ले जा सकती है। मैं अभी मिसाल देता हूँ मिडिल ईस्ट की, वहाँ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन बाय एंड लार्ज डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन क्या वहाँ का यूथ बिविल्डर्ड है। इसी तरीके से ईरान में देख लें, खास तर्ज की गवर्नमेंट है, लेकिन वो अपना ले के साथ साथ जैसे चाइना है। तो आई वुड से कि डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट ब्रिगेडियर साहब, सोशल मीडिया को बतौर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और मुल्क की सलामती के लिए कितना खतरनाक है ये। दूसरा ये कि इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और किए जा सकते हैं? जिसमें स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीजें स्टेट के पास होती थी। सबसे पहले स्टेट के पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस होती थी। इसका मुराद है कि इंटरनली पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर की, एक्सटर्नली फौज होती है जो बॉर्डर पुलिस का। मतलब वायलेंस से मुराद है कि जब अग्रेशन की बारी आती है स्टेट के बिहाफ पे एग्रेसिव एटीट्यूड करेगी या डिफेंस करेगी। ये मतलब ट्रेडिशनल है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज रही है इंफॉर्मेशन दौर में, मोनोपोली ऑन इंफॉर्मेशन। अखबारात थे या टीवी चैनल्स थे, अभी वो दौर आई थिंक खत्म हुआ है। तो मोनोपोली ऑन इंफॉर्मेशन जो है ना डिप्लीट हुई है, और ये सब स्टेट्स को चैलेंज है। इस मिसाल ये कि अगर आप कंट्रोल नहीं करते, तो लिबिया में ही हुआ था कि इंफॉर्मेशन गई, उसके बाद फिर वायलेंस आई। इसी तरीके से सीरिया में हुआ। तो आई थिंक ये जो वार्निंग है या आप कह लें कि सजेशन है कि आप इसको कंट्रोल करें, और मुल्कों ने किया है। वी कैन डिस्कस इन डिटेल इंडिया कैसे कर रहा है, यूके में क्या लॉज है, फ्रांस में एक पूरी साइबर पुलिस है 35-40 हज़ार बंदों की सिर्फ बैठ के
देखती है कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के अगेंस्ट। तो आई थिंक सब मुल्कों ने इस पे काम किया है और पाकिस्तान में भी पीका के लॉज बने, सिर्फ एक इम्प्लीमेंट करें और अवेयरनेस दें, साफ यूथ के लिए होप दें। उसके बाद पाकिस्तान में बड़ा ठीक है। पोटेंशियल के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और बिल्कुल सही तौर पर ये बताया है आपने Exactly. कि जो सोशल मीडिया है उस पर फेक न्यूज़ को जिस तरह से फैला दिया जाता है वो मॉडर्न डे में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उससे सही तरीके से किस निपटना तरह से चाहिए। ओवरकम किया जाए। अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इलेक्शन की। तो मुल्क के सबसे बड़े मार्के में 14 दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल कर ली। सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन उरूज पर पहुंचाने की सूरत हाल सामने आ रही है। पंजाब के महाज पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में जोर का जोड़ नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ बयानियां लेकर आगे बढ़ रहे हैं और नून लीग की सियासत को इंतकामी सियासत करार दिया जा रहा है। मगर इससे भी इंतहाई अहम और बड़ी खबर यह है कि इंतखाबी निशान से महरूम पीटीआई पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल्स 94 के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में इस जमात में शामिल हो सकेंगे जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट किया हो। जी बिल्कुल, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, लुक फ्रेश। मैं मेरा ख्याल है कि बात की जाए, हम आमतौर पे गुफ्तगू करते हैं उन बयानात पर जो हमारे सामने आते हैं। जी, हम तो गुफ्तगू करते हैं खबरों पे, ज़ाहिर है, लेकिन जो भी तालिब इल्म होगा करंट अफेयर्स का या तारीख का, उसका ये भी मेरा ख्याल है कि हमारा ये भी फ़र्ज़ होता है कि हम देखें कि कौन से इशूज़ पर कौन सा लीडर बात नहीं कर रहा, उस पर बात करनी चाहिए, यानी जिस पर बात नहीं हो रही उसको भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि जो पीटीआई का पूरा ट्रेंड हमने देखा कि झूठी इल्ज़ाम तराशी, पर्सनल अटैक्स, घटिया कीचड़ मुखालफों पे उछालना और ये पूरी ब्रिगेड यानी बदतमीज़ों की और घटिया बातें, ये 2018 के बाद ख़ास तौर पे जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आई, इसमें आपने देखा कि उसके जवाब में नून लीग वो रवैया अख्तियार नहीं कर रही। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि खावर माने का और वो जो उसका मुलाजिम है लतीफ़, उन्होंने जो बयानात, अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, उन बयानात के ऊपर अगर नवाज शरीफ चाहे तो पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है उन्हीं बयानात के गिर्द रिवॉल्व होती रहे। अच्छा। इतनी गलाजत है उसमें, इतना घटियापन है उन बयानात में। जो एलिगेशंस हैं खावर मानेका ने जो लगाए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। बुशरा बीबी पे, बिल्कुल। इतने वो घटिया एलिगेशंस हैं कि अगर उन एलिगेशंस को उठाया जाए तो पूरी इंतखाबी मुहिम वहीं रिवॉल्व होती रहे। आपने नवाज शरीफ की किसी एक तकरीर में उसका जिक्र तक नहीं सुना। ये तो अच्छी बात है। मरियम नवाज की किसी तकरीर में तो बहुत अच्छी आपने उन एलिगेशंस का जिक्र तक नहीं सुना। ये मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि जो वो नहीं कह रहे, ये कहना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि हमारा ये काम है कि जो वो नहीं कह रहे हम वहां भी तवज्जो करें। जो वो कहते हैं उन पर तो तबसरे हो रहे हैं, लेकिन जो वो नहीं कह रहे उस पर मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक पॉजिटिव बात है, ये एक अच्छी बात है। नाजी साहब, ये ट्रेंड पीटीआई चेंज का कैसे और होगा? एन लीग का डिफरेंस आपको बता रहा हूं कि सीरियस प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। सर सवाल एक घटिया जो कीचड़ फेंकना होता है जी, सर वो ये कि नून लीग का ये रवैया भी तब्दील हुआ है क्योंकि एक दौर में मोहतरमा शहीद के खिलाफ तो बड़ी बहुत कैंपेन्स कैंपेन करते थे। चली हुई है। आप उस वक्त बहुत बच्चे होंगे, वो कैंपेन आपको पता है क्या थी? जी जी, क्या थी? हमने सुना है और सुना पढ़ा है। है कि वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू बस आपने सुना, आपने तहकीक आप की है सीनियर इसकी? तज्जियाकार हैं, इसलिए आपसे पूछ जब रहे आप हैं तहकीक करेंगे तो उसके बाद ये कि हेलीकॉप्टर से अगेन कुछ वही घटिया फेंका गया था। अगेन वही घटिया एलिगेशंस हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है। वो तस्वीरें वगैरह जो फेंकी गई थी जी। वो नवाज शरीफ की ना ब्लेसिंग से थी, ना वो उससे पूछकर किसी ने किया था। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसी ही उन पे बात डाल है दिया जैसे गया। आजकल के दौर में आप ये कह देंगे पीटीआई के साथ जो कर रहा है वो नवाज शरीफ कर रहा है। नवाज शरीफ पावर में नहीं है, सही लेकिन आप इल्जाम लगाए जाए। अब तो नवाज यानी शरीफ खुद भी कहता है ना उस कि वक्त- अभी मेरे पे पा दो, उस वक्त की पावर ने ये किया था। वो उसमें ये नहीं थे। तो एक तो ये तवज्जो करें कि वो घटियापन से हम आगे जा रहे हैं। शुक्र है। ये जो आर्मी चीफ की कल गुफ्तगू है ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है और मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जनरल आसिम इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशनल। ही बिलीव्स इन एक्शंस। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। Yes, तो exactly. आप तकरीरें नहीं सुनते हैं जनरल आसिम की, आप एक्शन Actions देख रहे हैं और वो एक्शन सबके सामने है। और वो कल इतना जो उन्होंने social ये बात media की पे है नहीं सोशल आते। मीडिया वाली, इसका मतलब है कि डिसीजन हैज बीन टेकन
होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ आप देखेंगे बुलडोज होते हुए सोशल मीडिया पे जिन्होंने फेक प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, फसाद की कोशिश की, इंक्लूडिंग झूठे न्यूज चैनल्स अच्छा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 2011 ऑनवर्ड्स, खास तौर पे 2017 के बाद जिन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे किए हैं, अभी ये पावर में आ जाएं, 8 फरवरी के बाद नई हुकूमत आ जाए, उसके बाद आप ये झूठे न्यूज चैनल्स को बुलडोज होता हुआ देखें। ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, ये फसादी। अच्छा खैर चले छोड़े, अब जरा थोड़ा आगे फॉरवर्ड चलते हैं, आपको एक मजे की बात बताते हैं। ये क्या यार फ्रस्ट्रेशन सुबह सुबह। अच्छे खबर आपको एक मजे की बात बताऊं कि यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव व्हाट दे कॉल इट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, व्हाट द कॉल इज अ स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशली आपको आपके इल्म में तो एक अमेरिकन प्रोफेसर ने भी एक किताब लिखी, उसमें लिखा द परफेक्ट मेथड टू मेक अ कप ऑफ टी। और जो चाय बनाने का परफेक्ट तरीका उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर नमक डाल दिया जाए तो चाय जो है वो बड़ी परफेक्ट बन जाए। और ये वाकई बन जाती है। नहीं, बहुत बकवास होती है अगर हल्का सा ऐड किया जाए। अच्छा तो नो अब वहां ब्रिटिश प्रेस में एक वो तूफान उठ गया। उन्होंने कहा बौछार आ गया। बौछार आ गया। उन्होंने कहा कि ये नमक डाल के कौन सी चाय होती है। ये तो हमारी दोस्ती खराब इतना शोर मचा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी है इन लंदन, उन्होंने कल ऑफिशियल बयान जारी कर दिया। व्हाट? उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, एक परफेक्ट जो कप ऑफ टी है, इसने हमारी जो स्पेशल रिलेशनशिप है विद द यूनाइटेड किंगडम वो खराब कर दी। उसे हॉट वाटर में डाल दिया है। हॉट वाटर में आ स्पेशल बॉन्ड विद द यूनाइटेड किंगडम इन द हॉट वाटर। हाँ। आगे वो खैर यकीन दिलाते, आगे वो कहते हैं therefore we want to ensure the good people of the United Kingdom that the unthinkable notion of adding salt to the Britain's national drink is not the official United States policy and never will be. Let us unite in our steeped solidarity and show the world that when it comes to tea we stand as one. और last line देखें, US Embassy. The US Embassy will continue to make a tea in the proper way by microwaving it. By microwaving it. हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। उस पे रिस्पांस दिया ब्रिटिश कैबिनेट ऑफिस ने। कैबिनेट ऑफिस इज द इतना बड़ा मसला। कैबिनेट ऑफिस ने कहा, in response to the statement put out by the US Embassy in the UK, we appreciate our special relationship. However, we must disagree wholeheartedly. Tea can only be made using a kettle. Using a kettle. उन्होंने कहा नाजिर कि साहब, ये oven भी नहीं use तो करना, बड़ी kettle जबरदस्त में। एक टी पॉट डिप्लोमेसी कह लें इन्हें। ये जो एक टी पॉट डिप्लोमेसी चल रही है, मुझे ये बताइए सर, आप मैं चाय हमारे पीने ऐवान से। में, हमारे सियासी ऐवानों में आप किसको चाय पीते देख रहे हैं हुकूमती बेंचेस पे? क्योंकि लग तो ये रहा है कि जो इस वक्त सियासी सेटअप बनने जा रहा है, तो उससे पीटीआई तो टोटल माइनस नजर आ रही है। ऑफ कोर्स माइनस, जी होना भी चाहिए माइनस। ये मतलब एक अब तो बेवाहों का हजूम है जो एक मातम कर रहा है बेसिकली। लेकिन अनेक साहब, इसको ऑफिशियली माइनस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये हम सब के लिए सीखने का मकाम है। तारीख का तालिब इल्म कोई भी होगा वो देखेगा, इतना तकब्बुर, इस कदर बदतमीजी ना। आज आप मतलब है कि जो बानी पीटीआई है वो भागने के लिए जिद कर रहा है, मतलब मिन्नत कर रहा है, उससे बात करने को तैयार कोई नहीं है। ना अंदरूने मुल्क उसकी जमानत कोई देने पर तैयार है, ना बैरूने मुल्क उसकी जमानत कोई देने को तैयार है। ये होता है जब आप यो फ्लाइंग हाई और आप भूल जाएं रियलिटीज को, तो फिर ये अंजाम होता है। अच्छा, झूठा प्रोपेगेंडा, लेकिन आप देखिए वो एक यानी ख्याली सुतून। भाई आप अल्टरनेटिव रियलिटी में रहने लग गए हैं। आप एक वो यानी ऑनलाइन दुनिया जिसका वजूद ही कोई नहीं है, अगर आप उसके पीछे भागे चले जाएंगे तो हकीकत की चट्टान से जब टकराएंगे तो वैसे ही स्मैश हुए पड़े होंगे जैसे पड़े हुए हैं इस वक्त। सही। ठीक। ये इबरत का निशान। ऑफिशियली नहीं होना चाहिए था ये सारा कुछ। क्या जी? मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है कि अनऑफिशियली चीजें हो रही हैं, वैसे तो उनको अनऑफिशियली क्या हो रहा है? मतलब इलेक्शंस में उनको डायरेक्ट मना भी नहीं किया गया और चीजें भी उनको नहीं जमा करवाई दी जा रही, उस तरह सारा कुछ। उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, वो नहीं करवा रहे, तो उसमें मेरा कसूर है? 2021 से कंट्रोवर्सी चल रही है, उस वक्त इनका वन पेज भी था, ये गवर्नमेंट में भी थे। जस्टिस वजी को किस बात से निकाला गया था? क्या थी कंट्रोवर्सी? इनसे पहले भी इंतखाबी निशान इनका 2021 में ले लिया गया था इलेक्शन कमीशन के। आप इलेक्शन वो इंट्रा पार्टी वो नहीं करवा रहे, उसमें भी तकब्बुर था, हमें कोई क्या कह सकता है? सही। तो इसमें अनऑफिशियल क्या है? ऑफिशियल है सारा जो इनसे लिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, रियलिटी उससे तब्दील नहीं होती। वो तो कह रहे हैं प्लान सी है हमारे पास, 8 फरवरी को आ रहा है। वो ये वही 6 हफ्ते पहले ये कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे।
ये लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ नहीं आएगा वापस। जी जी बाय द वे ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ की जो बीवी बेगम कुलसूम मरहूमा, उनकी बीमारी जो है वो ड्रामा है। ये वही बेरहम लोग हैं। नाजी साहब, हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रेक आ रही है। चाय की ब्रेक। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों से ये जमात शदीद मुश्किलात का शिकार है, क़यादत का फुकदान है। बानी पीटीआई कई माह से जेल में है, बल्ले का निशान छिन चुका है और इस वक्त पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार भी नजर आती है। शदीद किस्म की ग्रुपिंग पाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के लिए कई सीनियर लोग इस धड़ेबंदी की भेंट भी चढ़ चुके हैं और उन्हीं मुतासरीन में पीटीआई के साबिक तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब शामिल हैं। तो इस वक्त मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम। गुड टू सी यू। लेकिन आपका इंट्रो ठीक नहीं लगा मुझे कि भेंट चढ़ चुके हैं और उनकी वो धड़े। बेसिकली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट देखें कि हमारे जो बानी पार्टी, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, ही इज़ इन प्रिजन और टिकट्स की एलोकेशन में हर दफ़ा जो क़यादत मौजूद भी होती है ना, तो समटाइम्स कुछ डिसीजन आते हैं जिसके ऊपर वर्कर्स की तरफ से और थोड़ा सा, क्योंकि देखो जो पॉपुलर पार्टियां होती हैं ना तो उसमें एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारे सिनेरियो में थोड़ी सी स्टोरी फ़र्क है कि हम उन आम लोगों में नहीं थे, हम टिकट्स देने वालों में थे। तो उसमें थोड़ा सा ये इस वजह से ज़्यादा बात हाईलाइट हुई या ज़्यादा फील हुई। और दूसरी मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए सारा वक्त हमें जो है ना वो उस तरह की कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहिए। आई बिलीव कुछ चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट भी देखना चाहिए कि उसमें आपने क्या पाया क्या खोया। तो अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टिकट ना लेके भी विन विन पे खड़ी हूँ। क्यों? पूरे पाकिस्तान में खान साहब ने जिनके लिए कहा कि मैंने इन दोनों को लेना है, वो मैं और जमशेद हैं। लोग उनको जाके कह रहे थे कि जी हमें ले लें, हमें ले लें। उन्होंने हमें पैगाम भेजा कि ये दोनों इलेक्शन लड़ेंगे, राइट? तो असल चीज़ तो ये है, अदरवाइज तो वो खुद भी नहीं लड़ पा रहे, वो भी तो नहीं लड़ रहे ना। अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो वो फैसला हो गया, बट हुआ ठीक नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि खान साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी क्या आप लड़े? कि हम दोनों, तभी तो मैंने पेपर कराया, वरना मैं शायद पेपर भी मैं और जमशेद ना कराते। तो बाद में फिर जो सिलेक्शन हुई किसी और की तरफ से, उसमें किसी और को टिकट दे दी गई। वो जो पार्टियों में होता है इनसिक्योरिटी या लाइक्स डिसलाइक्स या आई डोंट नो क्या वजह थी। दूसरी फिर ये हुई कि बहुत सारे लोग जिनके लिए हदायत नहीं थी चेयरमैन साहब की, उनको टिकट दे दी गई जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। ये भी एक अजीबोगरीब चीज़ हुई। लेकिन अब इस वक्त फिर मैंने फ़ौरन वो जब मैंने पेपर विड्रॉ किए लास्ट डेट, तो उसी में मुझे डिसाइड करना था। तो मैंने फिर फ़ौरन ट्वीट की कि भाई जिसको भी टिकट मिले, हमें खान साहब की कुर्बानियों को और हमारे वर्कर्स की अनथक मेहनत, इतने हम 2 साल से स्ट्रगल में हैं, तो ये टाइम है यूनाइट होने का। बाकी जिन्होंने ये फैसले किए हैं, जब खान साहब आएंगे, अभी भी उनको पता लग रहा है, उनको समझ आ भी चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को रिविजिट किया जाएगा। और फिर बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे रॉन्ग एलोकेशन ऑफ टिकट्स की वजह से थोड़े मसाइल आ रहे हैं, तो इस चीज़ को इंशाल्लाह खान साहब विल एड्रेस। मुसर्रत साहिबा, जो इंट्रो में था ना धड़ेबंदी और जो भेंट चढ़ गए, वो एक्चुअली में यही वाला था कि जब बानी की जानिब से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं तो फिर उसके बावजूद वो तो ये रिजल्ट क्यों चेंज? आई थिंक कि ये हर सियासी जमात में होता है, ये होता है। लीग में भी लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप पार्टी इतनी मुश्किल से गुजर रही है, मुझे समटाइम्स बड़ी हैरत होती है कि लोग क्यों इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से पार्टी गुजर रही है, और इसमें हमें खान साहब को देखना था। और हर जो हल्का था उसमें इस तरह से हमें चूज करना है कि भाई वो सीट निकले। मेरी अभी भी अपील है तमाम लोगों से जो हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस की शक्ल में पार्टी ने जिसको भी टिकट दे दी है उसको सपोर्ट करें। और उसके बाद इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन बड़ा कुछ पड़ा है, अभी लंबी सियासत तो लंबी रेस होती है ना, उसमें फिर इंशाल्लाह विल डिस्कस। दिमागों में एक सवाल है, वो तो खैर आपने क्लियर कर दिया अपने जवाब से, लेकिन फिर मैं आपको मुंह से सुनना चाहूंगी जी कि लोग कहते हैं कि आप 9 मई के वाक़े के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और उसके बाद आप रूपोश भी रहीं, जेल में भी रहीं। आप अभी आप पीटीआई का हिस्सा हैं कि बानी पीटीआई, अगर आप कह रही हैं बानी पीटीआई ने आपको पैगाम पहुंचाया, बट बाने पीटीआई जो हैं वो तो कहते हैं कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो हम में से नहीं। देखें बेसिकली हमारा केस थोड़ा डिफरेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों से, कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद भी पूरी पार्टी की जो हालात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं है, सबको सब कुछ पता था क्या हो रहा है।
तो मेरी पार्टी की तमाम जो मेरे जो क़यादत भी थी और बाकी जो अहम लोग जो मैटर करते हैं वो सब मेरे साथ राब्ते में थे। सब ने मुझे हौसला दिया, मेरी हिम्मत बंधाई, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मेरा बच्चा ठीक नहीं था और बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि वाहिद हम ही थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर मैंने अपने ही वतन में 7.5 की जिला वतनी काटी। क्यों? हमारे पे प्रेशर था दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का, हमारे पे प्रेशर था अप्रूवर बनने का, बिकॉज हम एज ए फैमिली, मैं और जमशेद बहुत क्लोज थे खान साहब के और हैं। तो उसके बाद ये दोनों था मियाँ कि बीवी जब एकदम से अरेस्ट हो गए तो बच्चों के लिए कितना मुश्किल था? कैसे आप, माँ बाप के लिए भी बड़ा मुश्किल था? बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि मेरा एक बेटा कैंसर सर्वाइवर है और उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी ऑलरेडी ही चल रहा था। ये नहीं कि इस आने की वजह से Obviously वो हुआ, इतना ऑलरेडी trauma बच्चा है। अंडर हाँ जी। ट्रीटमेंट है। अब हुआ ये कि मेरे 17 दिन में जब उसने मुझे देखा नहीं, मेरी उससे बात एक आध बार फ़ोन का मुझे मौका मिला था, तो वो भी चूँकि लैंडलाइन से हो रहा था, तो अब आजकल तो ज़माना चले वीडियो कॉल वगैरह पे बंदा देख लेता। बच्चे तो नहीं समझते ना ये बातें। ही इज़ लाइक माशाल्लाह है तो 11 साल का, माशाल्लाह। तो उसमें ये हुआ कि ही इज़्यूम्ड कि मेरी मामा की डेथ हो गई है। उससे ये हुआ कि पहले वो मेरी मदर से अटैच था, मेरे बच्चे मेरी अम्मी ने एक तरह से पाले और मैं तो शुरू से इन बच्चों की पैदाइश से पहले से ही मैं हूँ पॉलिटिक्स में। तो उसमें ये जो सबसे बड़ा इशू आया वो ये आया कि वो उसकी जो सारी ट्रीटमेंट थी, जो इम्प्रूवमेंट थी, वो सारी रिवर्स हुई। और उसके बाद हमने जिस वजह से, एक वजह ये भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और बहुत बड़ी वजह थी, उसके बाद क्या हुआ कि जब हम आते हैं तो हमारे ऊपर फिर एक ही वीक हम शायद घर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर सेम प्रेशर कि हमारी प्रेशर तो छोड़े, हमारी तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई कि हमने पार्टी ज्वाइन कर भी ली है। IPP हमारी 3 साल पुरानी तस्वीर लगा के, वो मुझे तरदीद जारी करनी पड़ी। देन आई सेड कि जी हम PTI के अलावा नहीं हम कर सकते, ना हमने करनी है पॉलिटिक्स। फिर ये था कि जी वही जो बाकी लोगों ने फिर इंटरव्यूज दिए अगेंस्ट, वो सारा कुछ ये सेम प्रेशर मेरे पे था। उससे बचने के लिए फिर हमने ये जो 7.5 माह हैं हमने बड़े मुश्किल गुजारे हैं, उसकी बहुत एक लंबी स्ट्रगल। तो बच्चों से अलग आप रही 7.5 माह? बिल्कुल बच्चों से अलग रहे। मैं लाहौर में अभी आई हूँ, जब मैंने पेपर विड्रॉ किए हैं, आई मीन पेपर के दौरान मैं लाहौर आ गई थी, लेकिन हम अंडरग्राउंड ही थे, कहीं किसी और जगह पे रह रहे थे। अपने घर में पेपर विड्रॉ करने के बाद जब हमने पेपर विड्रॉ किए, जब हमें पता चला कि अब तो हम के इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बेल्स हो गई हैं, तो चलो फिर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक विद माय चिल्ड्रन। और मैं अपने घर में मैंने अभी कदम रखा है इस सोसाइटी में भी, मैं छुप छुपा के भी नहीं आ सकी बिकॉज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वो था कि खतरा था। मुसर्रत साहिबा जेल में जो वक्त गुजरा वो किस तरह का गुजरा, हमारे व्यूअर्स को वो भी बताएं, क्योंकि ये खबरें भी आती रही हैं वहाँ पे कि कुछ हैरेसमेंट की खवातीन के साथ मामला रिपोर्ट हुए, फिर के फ्राई पैन से भी मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैंने वहाँ पे फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए। आपने भी किए फ्राई पैन से? नहीं। वॉशरूम वगैरह साफ किया आपने? देखिए वो तो चले, अब आप रह रहे हैं और कुछ करने को नहीं है, तो आप काम करते हैं। सोचिए हम इतने बिजी लोग और फिर वहाँ पे क्या करना है, एक कमरा कैद खाना। हाँ, तो वो 24 घंटे हैं, नींद आती नहीं। फिर मैं वहाँ पे मेरे तरफ थोड़ा सा उधर भी एक इशू। आप एक क्लास में थी? हाँ, आप असली वाली जो गरीबों वाली जेल थी उसमें थी या एक क्लास में थी? नहीं, कोई क्लास नहीं, गरीबों वाली जेल से भी बुरे हालात है, छोड़ दें। गरीबों वाली वो तो जरा थोड़ा सा आपस में वो उनके ऊपर इस तरह के वो प्रेशर्स और वो चीजें नहीं थी ना, उनकी चेकिंग नहीं थी उस तरह, उस लेवल की। आप लोगों की जेल में भी चेकिंग होती थी बहुत? मतलब हमारी जेल बड़ी आप अभी कोई मुश्किल वाकया बताने वाली थी भी, आप बताने लगे? हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि मतलब मैं चूंकि अडयाला जेल एज ए चीफ गेस्ट भी जा चुकी हूँ 3 दफा। माय गॉड। जब एज ए प्रिजनर गई तो स्टाफ तो वही था, तो वो भी एक बड़ी जबरदस्त चीज ही मैं तो कहूँगी कि पहले आप एज ए चीफ गेस्ट हैं, आपको प्रोटोकॉल और आपको विजिट कराई जा रही है और फिर आप एज ए प्रिजनर हो, और प्रिजनर भी कोई नॉर्मल नहीं, सख्त वाले। तो काफ़ी मुश्किल था। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मुझे ये पता था कि जेल्स के अंदर लाइट नहीं जाना होता ना, खतरा होता है, तो लाइट चली गई। मुझे इशू है, मुझे बचपन से है वो। अच्छा, आप हुलिया बदल के भी जाती रही हैं? हुलिया बदल के मतलब? हाँ, मतलब कि आप रूपोशी में बताया ही जा रहा है। रूपोशी में तो ऑफ कोर्स अब मैं मुसर्रत जमशेद चीमा बन के तो कहीं नहीं। मैं बेसिकली तो ये होता था यूजुअली फ्राइंग पैन, क्या जरूरत है जब आपने किसी से मिलना नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मैं तो बगैर प्रेस के भी कपड़े पहनती रही हूँ और ट्रैक सूट ही है। खाना कैसा होता था? और जेल का ही आप? नहीं, जेल का तो खाना बहुत बुरा था,
बहुत बुरा था। और मुझे इतनी हैरत हुई, मैं कहती थी उनको जो हमारे जेल का सर, स्टाफ था जेल कि जब मैं आती थी एज ए चीफ गेस्ट तो आप मुझे इतना अच्छा खाना, और कहते थे यही सारे कैदी खाते हैं। और पता है क्या, जब हम प्रिजन वैन में थे, शाह साहब, शाह महमूद कैदियों कुरैशी को क्या साहब, खिलाते हैं? मैं, डॉक्टर शीरी मजारी, जमशेद साहब, फवाद और इजाज चौधरी साहब, मैं सबको कह रही थी फिक्र ना करे, जेल का खाना बहुत अच्छा होता बेहतरीन है। जब गए तो देखा तो वो तो खाने को नहीं, खाने के मुशर्रफ काबिल साहब, नहीं तो हम दुआ था। जो करते हैं हमें कि आप मिला वो लोग खाने के काबिल अब नहीं अगर आप इक़्तिदार में दोबारा आएंगे, इक़्तिदार में दोबारा आएंगे, जब तो इन इंशाल्लाह। मामलात को बेहतर करेंगे। डेफिनेटली बहुत कुछ है जो ठीक होने वाला है, बहुत कुछ। सही। और स्पेशली जेल में जो खवातीन हैं कुछ, हमने एक लिस्ट भी बनाई हुई है। अब हम अभी चूंकि उस फेस में फेस से से आए। निकल ही नहीं पा रहे, हमने एक लिस्ट बनाई कि जिनके छोटे छोटे एक लीगल एड की वजह से वो बाहर आ सकती हैं, जो वेनाइल्स अपने बच्चों के साथ हैं वो। और फिर कुछ छोटे थोड़े मोड़े, तब एक लिस्ट थी जुर्मानों वाली भी थी, वो मैं अब कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि जब मैं बाहर आई तो आते साथ ही हमें एक नई मुसीबत फिर से पड़ गई और फिर हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है, बट एग्जीक्यूशन में हम बहुत पीछे हैं। जी। हमारे पास दुनिया के बेस्ट कवानीन जो पूरी जो मज़हब माशरे में है वो सब कुछ है, बिल्कुल। बट इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। एक लास्ट बता दें, वक्त बहुत कम है, जो आपने वक्त जेल में गुजारा वो मुश्किल था या जो रूपोशी में गुजारा वो मुश्किल? दोनों की एक अलग दास्तान है, लेकिन जब रूपोशी में प्रेशर पता लगता था ना कि हमें हर 2 माह 1.5 माह बाद जगह चेंज करनी होती थी, और समटाइम्स हमें 2 इस तरह के सिचुएशंस जो कि हमें famous personality फौरन है। भागना पड़ा पीछे, जब हमारे घरों पे फैक्ट्री पे रेड होती थी, जब हमारे लोग पकड़े जाते थे तो फिर हम जगह चेंज करते थे। तो रूपोशी मुझे लगा कि बहुत ही एक अजियत अज़ियत है, दर्दनाक बिल्कुल। इसलिए थी कि जेल में एक सर्टन टाइम के बाद आपको पता है कि आपकी लीगल एड आ रही है, आपके फैमिली वाले भी मिल रहे हैं, इधर हम बच्चों से नहीं मिल सकते थे, ना उनको बुला सकते थे, ना उनके पास आ सकते थे कि पकड़े जाएंगे। और मोबाइल तो ये फोन पे हर contact वक्त भी नहीं कर का, सकते। और मोबाइल फोन तो मैं इधर ही छोड़ गई थी अपने सेट तक, फिर वहां से नए खरीदे, सिम है नहीं थी, हम मुशर्रफ लोग साहब, यूज आप करते बहुत थे, बट शुक्रिया व्हाट्सएप मैम, ओनली। आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और Thank you जी, viewers, thank you so यहाँ much पर for ब्रेक having शामिल me. करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अब आपको बताएं कि लीगी कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए कारकुनों की जानिब से बड़े ही बेहतरीन तोहफे तोहफे पेश किए जा रहे हैं। ननकाना साहब में जलसे के दौरान कारकुनों की जानिब से मरीम नवाज साहिबा को सोने का हार भी पहनाया गया। उसके विजुअल्स भी हमारे पास, हम चाहते हैं कि वो भी अपने व्यूवर्स को दिखाएं। तो MNA की उम्मीदवार हैं जी, इस हल्के से उन्होंने ये बड़ा ही बेहतरीन सोने का हार मरीम नवाज साहिबा के गले में पहनाया है। जी, और शिज़रा मरीम नवाज मनसब नाम साहिबा है इनका। बड़ी खुश नजर आ रही है। बिल्कुल, आप देखिए मरीम नवाज साहब अपनी स्माइल रोकने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, मगर नहीं रुक रही। और जो उनके वालिद साहब हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी खासे एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और हार चेक करें अजीम, 10 तोले से कम का हार नहीं है ये। और घर में बैठी खवातीन जो हैं, उनकी आंखों में और मुंह में पानी आ गया कि काश ये हार हमें मिलता। लेकिन मरियम नवाज साहिबा, नहीं, मुझे वैसे गोल्ड कोई पसंद नहीं है, तासुरात होते हैं आपको? बिल्कुल भी मुझे गोल्ड से कोई प्यार नहीं है। तो खैर, मुझे इस चीज़ का वो भी नहीं है कि क्या एक्साइटमेंट होती है। जो मुझे चीज़ें पसंद है, अगर उनमें से कोई मिलती तो फिर अच्छा, मैं फिर बहुत अजीब, एक्साइटेड क्या होती। बात है। इससे पहले जलसों में भैंस दी गई है, और इसके अलावा नोटों की बरसात की गई है, और हाँ, शेर भी लाया गया था, लेकिन वापस भेज दिया कि हमें गिफ्ट में नहीं चाहिए शेर। और ये जो, लेकिन अभी तक सबसे जो आंखों में चमका देने वाली चीज़ थी वो यही था। वो गोल्ड था, सोने का हार। गोल्ड। अच्छा, वैसे मेरा यहाँ पे ना एक पर्सनल राय है मेरी शहरबानो, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि जितने भी बड़े लीडरान हैं हमारे, और या जो लीडर बनना चाहते हैं इन नियर फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है, अगेन पर्सनल राय है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तहाइफ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ फिर जो है ना मुकाबलेबाजी में आ जाती है। हाँ, फिर दूसरा ये कि देखा देखी जो आपके बाकी के कारकुनान हैं, वो भी फिर एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लग जाते हैं, नंबर लेने की रेस में लग जाते हैं, और फिर हर बंदा हम किसी ना किसी तरीके से जो है ना अपने कायद को राम करें, हम अपने कायद के लिए जो वो चाहते हैं हम वो करने की कोशिश करें। बल्कि करना ये चाहिए कि अवाम को जो चाहिए वो करें। एग्जैक्टली, मेरा भी ये पॉइंट था दें। अजीम कि शिज़ा मनसब साहिबा को मेरा ये पैगाम है, मैसेज है कि गुड, आपका प्यार है, मोहब्बत है, मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन अगर यही पैसा आप ननकाना की आवाम पर, ननकाना की गलियों पे लगाए ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आवाम डिजर्व करती है इन चीज़ों को। वो भूखे बैठे हुए हैं वहाँ पे बड़े लोग, और उनको नौकरियां चाहिए, कोई ऐसे। अच्छा, और ये बेसिकली इलेक्शन कैंपेन एक चल रही है ना, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान, अवामी जलसों के दौरान, जब
लीडर इस तरह के आप अपने तहफ़ लीडरान वसूल को भी देते कर रहा हैं। होता है और फिर शीज़ा मंजब साहिबा भी अपने इलाके की तो लीडर ही बनना चाह रही हैं, तो वो जी हाँ। भी इस तरह के जब तोहफे दे रही हैं तो अवाम में मुझे ऐसा लगता है एक नेगेटिव इमेज चला जाता है, क्योंकि इस वक्त चलें। जो सिचुएशन है ओवरऑल इन्फ्लेशन की, तो अवाम कहीं ना कहीं उसको रिलेट करते हैं फिर अपनी सूरत हाल से, अवाम के घर और में फिर वो कहते हैं रोटी कि यार इतने महंगे तहफ़ दिए जा अवाम रहे जो हैं। है वो रोटी से तंग पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे। अवाम अपनी रोजगार से हम देख रहे हैं आए रोज खुदकुशियां हो रही हैं, तो इस चीज में अगर आप लीडरान को सोने के हार पहना रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल करें। वैसे अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी या करें, अगर लेकिन आप अच्छे हमारी गिफ्ट देना observation चाहते हैं तो मेरे ख्याल से फिर प्राइवेट जो है वो कई मीटिंग में गिफ्ट दे दिया हाँ। करें, ताकि अवाम के दिल ना टूटे ऐसे महंगे तहफ़ देख चले कोई बात नहीं, अब हम आवाम के दिल जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं कि हम सितारों के हाल जाने। तो अजीम क्या लगता है वैसे कौन सी पार्टी शहरबानो जीतेगी? मैं एक बात बताता Prediction हूँ करें। कि प्रिडिक्शन बिल्कुल होगी और हमारे जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो प्रिडिक्शन करेंगे। मैं कैसे प्रिडिक्शन कर सकता हूँ? वैसे गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात को ही पता है No doubt. क्या होने वाला है, But अल्लाह की इल्म ज़ात को जफर पता भी है, तो है। लेकिन बिल्कुल इल्म नजूम और सितारों की चाल से एक अच्छा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसी के लिए हमारे साथ बड़े ही अहम गेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट आगा बहिश्ती साहब आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आगा साहब कैसे हैं आप सबसे पहले? और आज बड़ा ही चैलेंजिंग ये सेगमेंट होने वाला है आपके लिए भी, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है इसे। Yes. 8 मिनट 8 सवाल 8 जवाब। आगा साहब सबसे पहला सवाल, सितारों की चाल क्या कहती है? कौन सी जमात इलेक्शन में जीतेगी? अच्छा, एक छोटी सी दुआ से आपकी इजाज़त से फिर आपके जी, जी, सवाल श्योर, कर पाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह बिल्कुल। व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बाकी आपके सवाल, और अगर 8 फरवरी को अगर कह रहा हूँ क्योंकि ये हफ्ता आने वाला हफ्ता इंतहाई पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। जी हाँ। अच्छा, अगर होते हैं तो पार्टी के हिसाब से जाहिर बात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा दिया गया है, तो 2 पार्टियों का मुकाबला है। और अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के हिसाब से, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त वजन बहुत भारी नज़र आता है, अच्छा। आगे नज़र आती है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी काफ़ी पीछे नज़र आती है। सही। अलबत्ता अगर इन तीनों जमातों को अगर हम हिसाब में डालते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डाल देते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे नज़र आती है। अलबत्ता क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ से हम देखते हैं तो फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो दोनों जमातों से, क्योंकि इस वक्त तो अफरा तफरी और मुख्तलिफ मसाइल के शिकार है, तो जिसकी वजह से इनकी पोजीशन जिस अंदाज से सितारों में इमरान खान के या उनके मुतल्लिका जो रहनुमा हैं उनके सितारों को जब देखते हैं तो इन सब से बहुत आला नज़र आते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन पोजीशन पर है। और यकीनन इस वक्त टॉप अगर हम देखें तो इनफरादी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के सितारों में देखते हैं, या जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम देखते हैं, तो इनमें सबसे बेहतरीन जो पोजीशन है, जिनका जो उरूज है, जिसको कहते हैं हम देख के वाह जी वाह, जिसकी बुलंदी और कामयाबी और आसमानों पर है, तो वो है इमरान खान की है। लेकिन इमरान खान तो है ही नहीं ना इस दौड़ में अभी। अच्छा खैर, हम क्योंकि एज ए पार्टी हम सितारों में देखते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो इलेक्शन भी नहीं डाल रहा है, क्योंकि हम इनफरादी तौर पर, क्योंकि उनके सितारों का असर नहीं तो कल नहीं तो परसों यकीनी तौर पर। अच्छा, बिलावल भुट्टो के बारे में बताएं, उनके लिए 2024 के इलेक्शंस कैसे नजर आ रहे हैं? इसके जायचे के हिसाब से तो खैर असम्बली में आ जाएंगे, जीत जाएंगे, पहले से बेहतर पोजीशन में इनकी पार्टी नजर आती है, आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। शेरवानी पहन सकेंगे? जी, शेरवानी पहन सकेंगे? नहीं, फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, बिलावल के लिए बिल्कुल नजर नहीं आती है। बिलावल अभी जरदारी साहब पहनेंगे शेरवानी फिर? जरदारी साहब के लिए, क्योंकि बिलावल से ज्यादा मजबूत आसिफ अली जरदारी साहब का है, तो मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में एक मखलूत हुकूमत की शक्ल नजर आ रही है, और उसमें यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, या कोई इस तरह का बहुत अहम जिम्मेदारी उसके खाते में है। और उसकी जो सितारे हैं आसिफ अली जरदारी के इस वक्त मजबूती के साथ, कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी की पोजीशन बिलावल भुट्टो की निस्बत बहुत मजबूत है। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी में आसिफा भुट्टो की पोजीशन देखते हैं आप? हाँ, जी, ये बहुत अच्छा सवाल है।
हैं, क्योंकि आने वाला वक्त आसिफा जो है वो अपने भाई से भी आगे निकलती हुई नजर आती है कि उनकी जो सितारों की जो मूवमेंट है, हम कहते हैं उनका घर इस वक्त 41वां घर पर मौजूद है। अच्छा। और जबकि उनके भाई जो है वो 12वां घर पर मौजूद है। तो इससे आप अंदाजा करें कि वक्त के साथ साथ यकीनी तौर पर आसिफा का जो सितारा है वो बहुत बुलंदियों पर है और बहुत कामयाबियां हासिल करेगी और ये असेंबली में भी मुझे इस दफा नजर आ रही है। अच्छा साहब, हमारे जो एनालिस्ट है वो भी ये आसिफा भुट्टो में बेनजीर की लहर नजर आती है, तो वो आने वाले दौर की बेनजीर हैं, तो इट मींस मेरे कि वो ख्याल से सही आने कह वाले रहे हैं। वक्त में अपने भाई की बड़ी बड़ी सपोर्ट करेगी और दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत किरदार अदा करेंगे। आने वाले 10 साल में यकीनी तौर पर बिलावल और आसिफा और पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुस्तकबिल इंतहाई शानदार है और जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं उससे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बाने पीटीआई के बारे में कोई आसानी होगी, कोई जेल में से निकलेंगे वो 2024? बिल्कुल। देखिए, हम सितारों की मूवमेंट से बात करते हैं और सितारों की जो दुनिया के जो सितारे शनास है, मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त वो मरीक और ज़ोहल के दोनों 41 और 227 घर से इस वक्त ताल्लुक है। 41 और 227 घर से ताल्लुक है। तो ये बंदा जेल में भी बादशाह नजर आता है। हम कहते हैं कि सितारों के बादशाह, सितारों के शहंशाह, सितारों का सबसे ऊंचा आदमी, किंग। तो हम सितारों में तमाम पाकिस्तान के सियासतदान को डालते हैं या हम अपनी जो इदारे हैं, हमारी फौज के सरबराह के जो सितारे देखते हैं तो उसमें बहुत बुलंदियों पर है, बहुत ताकतवर सितारे हैं। हम इसी तरह फिर फैसला करते हैं कि सियासत के जो सितारे हैं वो इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में बाकी जितने मियाँ नवाज शरीफ, मरियम साहिबा और आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मौलाना फजल रहमान देखते हैं तो ये तो उनके मुकाबले में ज़िरू है उरूज और कामयाबी की जो आने वाला वक्त है। और मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान को इस हुकूमत से या आने वाले दौर में उसको किसी चीज़ से हटाया जाएगा। उनके सितारों की जो मूवमेंट है सबसे बुलंदियों पर है। या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सितारे इस वक्त बुलंदियों पर है और उसके साथ इमरान खान के है। तो आगा साहब, ये मरीम नवाज साहिबा के बारे में बताएं। हार तोहफे बड़े मिल रहे हैं उनको आजकल। जी, मैं भी अभी देख रहा था आपकी टीवी के जरिए और ये आपने बहुत अच्छी एक बात की, मुझे अच्छा लगा। अगर यही पैसे किसी गरीब, किसी यतीम या किसी बेवा या किसी लावारिस को लगा देते तो खुदा भी खुश होता। क्योंकि ये मुझे भी बहुत तकलीफ हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और मसाइल किस हद तक है और इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल है। अगर ये पैसा अगर मरियम वापस करके ऐलान कर देती कि मैं किसी यतीम खाना को दूंगी, नहीं, वो कहाँ वापस करेंगे, मगर उन्होंने तो अपने पास रखना होता है। खैर, हम इस हवाले से कुछ नहीं कहेंगे। ये सियासी कोई कुछ हासिल करने का एक कहानी थी, सबको बताने का हमने ये दे दिया, मगर ये अच्छी नहीं था। ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे भी तकलीफ हो रही कि जब इस तरह के तोहफे देते हैं तो फिर हमें तकलीफ होती है उस इलाके में। ये तो लोग अपनी तरफ से आगा साहब दे रहे हैं ना तोहफे, तोशा खाना के तहाइफ नहीं बचते अब तो। नहीं, मगर फिर भी देनी चाहिए क्योंकि गरीब लोग, गरीब मुल्क है और अगर हम इस तरह सोना बांटते जाए तो सियासी सितारे क्या कहते हैं मरियम साहिबा का सियासी मुस्तकबिल कहाँ देखते देखिए, हैं? मरियम के सितारे में हमेशा एक पेशन गोई करते आ रहा हूँ, पिछले तकरीबन बहुत अरसे से करता। आने वाला वक्त जो है ना, मैं आप यकीन करें, बाद अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ की उम्र दराज करें और सबके लिए हम दुआ गो है। जितने हमारे सियासतदान है अल्लाह सबकी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके उम्र दराज करें। आने वाला वक्त मरियम नवाज जो है ना, सुपुर सबसे ताकतवर और सबसे मुस्लिम लीग नून के हवाले से कह रहा हूँ कि सबसे ताकतवर होगी और शहबाज शरीफ पसे पर्दे चले जाएंगे, उनकी फैमिली पसे पर्दे चले जाएगी, इनके इख्तिलाफात होंगे। सबसे अगर कोई ताकतवर खातून होगी या सबसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये जो ओहदे होंगे या चेयरमैनशिप होगी या जो भी कह सकती है, वो मरियम होगी। और मरियम के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा आगा साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं, इल्म नजूम क्या कहता है? कोई सरप्राइजिंग फैक्टर होने वाला है? कोई नया उम्मीदवार वजीर आजम की कुर्सी पे नजर आने वाला है या अभी तक जो सिचुएशन लग रही है यही होने वाली? देखिए, ये तो तय है कि मखलूत ही हुकूमत बनेगी और इसके अंदर तकरीबन 80 से 90 तक, अगर बहुत मैं बढ़ा के दूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 80 से 90 तक नज़र आते हैं और इसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी 70 से 75 के दरमियान नज़र आते हैं और फिर उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार इनसे ज़्यादा नज़र आते हैं। अब हम इसमें बड़े परेशान हैं
कि ये क्यों, किस तरह के ये आदात बन रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब होंगे, आपसे अगले हफ्ते अगर फिर मौका या आपने बुलाए तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह। फिलहाल जो पोजीशन है आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा वाज़ेह पोजीशन और ज़बरदस्त तरीके से नजर आती है। कभी ज्यादा मुझे ऐसा कामयाबी लगता है आप आजाद उम्मीदवारों की तरफ से देख रहे हैं? जी मैं ज्यादा उनकी देख रहा हूँ जी, बिल्कुल। वो उनके तो मेन ज्यादा रोल, मेन किरदार पीटीआई से हैं इसलिए। शायद पीटीआई, तो क्योंकि आप पीटीआई एज ए पीटीआई तो नहीं लड़ रही है, आज़ाद लड़ रहे हैं, तो ये एक अपने किरदार नजर आता है। या तो पीटीआई की वजह से हैं, तो ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। मगर इसके बावजूद भी 8 फरवरी को बहुत मुतनाज़ मसाइल होंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम कोई अगले जो इलेक्शन के बाद कोई सुकून देखेंगे, सियासत के हवाले से कह रहा हूँ, कोई सुकून नहीं होंगे। इसी तरह पुरफजा जो हम गुजरते आ रहे हैं, अव्वल तो मुझे 8 फरवरी में थोड़ा सा ये आने वाला हफ्ता अगर खैर से गुजर गया तो फिर इलेक्शन होंगे। वरना मुझे लगता है अभी भी कुछ मामलात में, कुछ मसाइल में, ये सितारों से बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ मामलात ये ना हो कि कुछ पाबंदियां हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हम सितारों से बता रहे हैं कि कुछ मामलात जो है वो इस हफ्ते में शायद कोई नया रुख इख्तियार करे। आगा साहब, सितारे किस तरफ इशारा, किस तरह के मामलात हैं? मुमकिन है कोई ना कोई मसला हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई शरारत हो या अंदरूनी कोई मामला हो, अमन अमान का कोई मसला हो, क्योंकि हम तो एग्जैक्ट ये तो नहीं कह सकते कि ये क्या हो है सकता है? सुर्ब अलबत्ते सितारों में हम एक गर्दिश देखते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई गर्दिश है तो बाज़ औक़ात वो निकल भी जाती है। ये नहीं है कि वो गर्दिश बरकरार रहती है या बरकरार या कायम रहती है, बल्कि गर्दिश निकल जाती है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब गर्दिश तो है इस हफ्ते में, अब इसके नताइज अल्लाह खैर करेगा। यहाँ बड़े मोमिन अच्छे लोग हैं, यकीनन हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो इन साजिशों को यकीनी तौर पर नाकाम बनाएगी, और मुझे उम्मीद है 8 फरवरी के होंगे। मगर सितारों से अब भी थोड़ी सी मामलात में गड़बड़ नजर आ ओवरऑल रही है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए सितारों की चाल की रोशनी में कैसा रहेगा? देखिए हमारी सियासत इस इलेक्शन के, हमारी जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल इस इलेक्शन के ऊपर है। अगर ये मुतनाज़ नहीं हो गए और सब ने कबूल किया तो फिर तो हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अगर इसमें मामलात और यूं कि तू जैसे हालात पिछले 2022 से लेकर 2023 के दरमियान अब 24 में है, तो ये हालात में कोई खास बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मजीद वैसे ये ही दुआ वर्ष करें होंगे कि मजीद। जी मेरी ये राय गलत हो, आप दुआ करें मजीद हालात इसी तरह सियासी और हमारी जो इक्तिसादी, पेट्रोल, आगा बिजली, साहब, गैस, बिलावल महंगाई। भुट्टो की शादी की बातें हो रही हैं, तो क्या 2024 में पहन लेंगे सेहरा? जी मेरे ख्याल 2024 में इसकी मंगनी या कोई ऐलान जरूर होगा। 2025 तक बिलावल साहब की शादी जो है आपकी चैनल के थ्रू हम उनको पहले ही मुबारकबादी करते हैं जी। तो आगा साहब, शादी के बाद यानी कि बिलावल फिर वजीर आज़म शेरवानी पहनेगा? जी बिलावल का मुस्तकबिल, क्योंकि एक जवान है, यंग है और पावर है और अच्छी इस वक्त उसकी, कल मैं एक तकरीर भी सुन रहा था, बहुत खूबसूरत तकरीर भी, आप उसकी तकरीर में रवानी भी आई है। हाँ। तो मुझे लगता है कि अपने लिए रास्ते बना रहा है। अलबत्ता जब तक अल्लाह ज़िंदगी दे आसिफ अली ज़रदारी को, जब तक आसिफ अली ज़रदारी साहब है उस वक्त तक बिलावल के लिए मुश्किलात हैं। और अगर मुकम्मल तौर पर पार्टी बिलावल के हाथ में आती है तो बिलावल फिर अपने हिसाब से पार्टी के अंदर बहुत चेंज करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़बरदस्त अच्छे फैसले होंगे। और बिलावल का भी मुस्तकबिल आने वाला वक्त रोशन है जी। तो आगा साहब, जाते जाते फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, इनके बारे में भी बता दें। देखिए मियां नवाज शरीफ के लिए तो मैं अभी भी मैं हैरान हूँ, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ तो उनके हक़ में नज़र आते हैं। जिस अंदाज से उसकी जो काम हो रहे हैं नवाज शरीफ के लिए, मैं इस सदी में जी ज़मीनी हक़ाइक़ तो मियां नवाज शरीफ के हक़ में, मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। उसको देखते हुए फिर भी मैं क्या, तो इस सदी में सबसे ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगा अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए तो। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होगी। चौथी मर्तबा अगर चौथी मरतबा बन गया ना तो मैं हैरान हो जाऊंगा ये कैसे बना, क्या बना, किस तरह बना। सितारों की जो मूवमेंट है उसमें मियां नवाज शरीफ के लिए जिस अंदाज से दीगर लोगों के लिए सही नजर आता है, उनके भाई के लिए बेहतर नजर आती है, उनकी बेटी के लिए बेहतर नजर आती है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है शायद उनकी बेटी ना बन जाए। तो इस तरह की इस बेटी की ज्यादा मजबूत है अपने बाप से। तो कभी मैं ये कहने पे भी, हम आपस में जब हम एस्ट्रोलॉजर या इस तरह के माहिरीन होते बात करते हैं तो कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उन दोस्तों से कहता तो देखो यार इसका अदद घर इधर बैठ रहा है, तो ये ना हो कि मियाँ से भी ऊपर जा रही है, तो कहीं मरियम हम लोग उठा के वज़ीर आज़म ना बनाए। बेसिकली प्रमोट तो वो अपनी बेटी को ही कर रहे हैं ना। उनका मकसद तो यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो लीडर हो वो मरियम ही हो।
मुझे लगता है इसी में भी हो सकता है कि क्योंकि फिलहाल मियां नवाज शरीफ के लिए आगे जाकर कोई सितारे चेंज हो गए तो हमें नहीं मालूम फिलहाल में। अच्छा, ये भी जमीनी हकायक तो आगा साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई नया बंदा जो है ना वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? ये सितारों की जाहिर बात हम मियां नवाज शरीफ नहीं होगा तो मियां साहब की ही फैमिली से होगा और उससे बाहर नहीं होगा। मरियम ये तो और बहुत बड़ी शहबाज प्रेडिक्शन कर और- दिया आपने। जी जी, इन तीनों के दरमियान में ही लगता है। और अगर थोड़े से मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ कि वो कि अगर मियां नवाज शरीफ को 90% और पीपल पार्टी को 200% और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर 5% भी दी जाए तो फिर मुझे लगता है सितारों की दुनिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत होगी पाकिस्तान में। जी आगा बहिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने अपना वक्त काला सुनो पाकिस्तान को दिया और सितारों की चाल में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी और काफी बिलखसूस 8 खासी फरवरी बड़ी के बाद बड़ी क्या प्रेडिक्शंस सिचुएशन भी होगी की हैं उन्होंने। उस हवाले से तो बिल्कुल देखते हैं कि ये उन्होंने प्रेडिक्शन पेशेंट सही गोइयां होती है गलत, ये तो पता चलेगा जब नताइज आएंगे, जब कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा, जब लोगों को वजारतें बांटी जाएंगी। खैर, मुल्क की हालात बेहतर हों, ये हमारी दुआ है। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपने कहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूवर्स, एक अहम टॉपिक है। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर और मंजिलत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इस नेमत से महरूम हों। बेऔलादी हमेशा से शादीशुदा अफराद का मसला रहा है, मगर गुज़िश्ता चंद सालों से बेऔलादी में इजाफा देखने को मिल रहा है। बांझपन दुनिया के हर खित्ते के लिए एक संगीन तिब्बी चैलेंज बन चुका है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 6 में से एक शख्स बांझपन का शिकार है और पूरी दुनिया की कुल आबादी में 17.5% बालिग आबादी को बांझपन का सामना है। तो नई नस्ल में बेऔलादी की वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारी एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और IVF एक्सपर्ट हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। लेकिन मेरा एक और भी इंट्रोडक्शन है। मैं नसीम हिजाजी द ग्रेट हिस्टोरिकल नॉवल राइटर की मैं नवासी भी हूँ वाह, वाह, और क्या मेरी बात। टॉक्स क्या हैं बात। यूट्यूब पे, अगर किसी ने जबरदस्त। वॉच करना हो। डॉक्टर साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि आजकल पूरी दुनिया का तो अजीम ने बता ही दिया, पाकिस्तान की अगर बात करें खसूसन तो पाकिस्तान में हर घर में 2 से 4 लोग ऐसे हैं जो बेऔलादी का शिकार है। नई जोड़े की शादी होती है, उसके बाद पता चलता है जी बहुत सारे मसाइल हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। तो इसकी ज़्यादा वजह क्या है? बेटे, ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एक आई ओपनर है हमारे लिए कि हर तीसरे चौथे कपल को एडवाइस की ज़रूरत पड़ी है, मेडिकल एडवाइस की। और ये पहले जब मैं पढ़ रही थी तो फीमेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन अब जब कपल्स आते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। यानी 60 to 70% मेल फैक्टर होता है, फीमेल फैक्टर तो होता ही है, लेकिन उसका जो तनासुब जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहले मेल का टेस्ट नहीं कराते थे, अब फीमेल को टेस्ट होता है और उसमें पता चल जाता है कि ये मेल भी इन्वॉल्व है इसमें। तो आपके चैनल की वसातत से मैं लोगों को ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि, और तो पहले बच्चियों की बात कर लेते हैं, उसमें ट्यूबरक्लोसिस का बहुत ज़्यादा रोल है। टीबी का बैसिलस ऐसा है जो कि अगर कोई कांटेक्ट हो गया है, जैसे अगर स्कूल में एक क्लास में एक बच्ची को टीबी है और वो बात कर रही है, तो बात करने में जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं मुंह से, माइक्रो ड्रॉपलेट्स, वो पूरी क्लास को इन्फेक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। तो इसलिए अगर किसी बच्ची को खांसी है वो मास्क पहने और अपनी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो फैलाए नहीं। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, मदरसों में बच्चियों का कांटेक्ट और ये जो हवा का और बातचीत का जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो अपनी बच्चियों को अगर घर में कोई टीबी का मरीज़ है तो उनकी तीमारदारी के लिए मत लगाएं। जो टीबी का मरीज़ है, जैसे दादी, नानी, दादा और नाना वगैरह, ये इस तरह जैसे ओल्ड एज में ट्यूबरक्लोसिस होती है, तो उनको आइसोलेट कर दें। होता क्या है कि छोटी बच्ची को कहते हैं अच्छा दादा को ये पकड़ा दो, ये कर दो, डोंट डू दैट। उनको मास्क पहनाएं, बच्चियों को बिल्कुल उस कमरे में ना जाने दें जिसमें टीबी का मरीज़ है। उसके बाद बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत फैली हुई है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं जो कि एक सख्त रसौली होती है बच्चेदानी की। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है। हमारा मसला ये है कि हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहना शुरू हो गए हैं, हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। हम डब्बों में पैक हुई हुई चीज़ें खाते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं,
फिर हम चिकन के बारे में कहती हैं ज़्यादा मसाला जो है चिकन क्रिएट कर रहा है। ऐसा ये गलत है, मेरा ख्याल है ये ख्याल गलत है। हमारे केमिकल्स इतने इस्तेमाल करते हैं हम बचपन से ही बच्चों को वो पैकेट की चीज़ें देते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। माएँ फ्रेश चिप्स तो बना के दे नहीं सकती उनको, वो बस आसान ज़िंदगी है, उनको हाँ, वो फ्राई। स्क्रीन पकड़ा दी और पैकेट पकड़ा दिया एक किसी भी चीज़ का, और वहाँ से वो प्रिजर्वेटिव ले रहा है, वो स्क्रीन से उसको नुकसान पहुँच रहा है। फिर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जिसमें ना सूरज की रोशनी आती है, ना फ्रेश एयर है, ना कुछ और चीज़ है, और वो एक आर्टिफिशियल सी दुनिया में वो बच्चा आजकल का रह रहा है। विटामिन्स की कमी है, उन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की कमी है, बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने एक्सरसाइज क्या करनी है, डाइट क्या लेनी है, माओ को नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे। डॉक्टर साहिबा, आपने खवातीन की टीबी के बारे में बताया जी। और आपने भी बोला कि मर्द हजरात में जो है इनफर्टिलिटी वो आजकल बहुत ज़्यादा है, तो जी। उसकी वजह क्या है, वो भी हमारे व्यूवर्स को बताएं थोड़ा। बेटे ये फिर वही बात है कि जैसे ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, हाँ अब जी। फ्रेश फ्रूट्स खाना तो शायद रिवाज के खिलाफ ही हो गया है। फ्रेश फ्रूट्स भी वो Fresh जूस juices निकाल, भी। फ्रेश जूसेस भी जी। नहीं पी सकते, जूस निकाल के पीना आई थिंक इज नॉट रिकमेंडेड। आप पूरा फ्रूट खाइए, जो जूस निकाल के आप उसका हिस्सा जो डस्टबिन में फेंकते हैं वो आपको कैंसर से बचाता है, वो आपको हर चीज से बचाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपकी जो फूड है उसको इंटेस्टाइन्स में से उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। तो इसलिए वो चीज़ें मत आप फेंकें, उनमें हर एक में इफादियत है, उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में, जो आपके हर सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, एजिंग करते हैं। अगर आपने यंग नजर आना है तो डोंट थ्रो दैट अवे। अच्छा, हम सबका, क्योंकि आप IVF एक्सपर्ट हैं, तो हम सबके दिमागों में सवाल होता है कि IVF आखिर काम कैसे करता है, ये किस तरह से वर्क कर सकता है, टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच चुकी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कुछ देखो myths भी बेटे, हैं। एक बहुत खतरनाक बात जो दुनिया में इमर्ज हो रही है वो ये है, जैसे कि हमारे दरख्तों पे फल अब कम लग रहे हैं, पहले तो झुके होते थे, बच्चियों में अंडे कम आ रहे हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि वी डू नॉट प्रोड्यूस एग, हमारे अंडे रोजाना बनते नहीं हैं। जब बच्ची दुनिया में आती है तो अल्लाह सुब्हानु ताला उसकी किस्मत के अंडे उसकी ओवरी में डाल के भेजते हैं, ठीक है। अगर आप 30 साल की उम्र पे शादी हुई है किसी बच्ची की, तो उसके अंडे 30 साल और 6 माह पुराने हैं, बिकॉज जब वो अपनी माँ के पेट में 4 माह की तब थी से वो ovary तो वो बन अंडे बन गए थे और वो एडल्ट एग्स थे। हम एक न्यूबॉर्न बेबी के अंडे निकाल के उसके टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, तो वो एडल्ट एग्स होते हैं, वो पड़े रहते हैं 14-15 इयर्स की एज में वो गिरना शुरू होते हैं और उसके बाद वो जैसे कि नॉर्मल साइकिल शुरू होता है। अब अगर किसी बच्ची की ओवरीज रेजिस्टेंट हैं, वो एग्स ही नहीं प्रोड्यूस मतलब वो शेड नहीं कर रही, और अगर एक मेल है और उसका सीमन एनालिसिस अगर करवाया है और वो 15 मिलियन से कम है और उनमें एक्टिव, देखें जिस किसी को पूछो वो कहेगा जी परसेंट होता है, परसेंट कुछ नहीं होता, यू हैव टू टॉक अबाउट द टोटल स्पर्म काउंट। अगर वो 15 मिलियन से कम है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी मुमकिन नहीं है। 15 मिलियन से कम और 60% अगर उसमें एक्टिव हैं तो तब आप सोच सकते हैं कि शायद ये फिर भी उनको हेल्प की ज़रूरत है। 20-25 इज़ अ सेफ लिमिट कि अगर वो 25 मिलियन से ऊपर है और 60% उसमें एक्टिव हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है क्योंकि स्पर्म का एक हेड है, एक नेक है, एक टेल है। अगर टेल नहीं है तो प्रोपेल नहीं कर सकता, हेड छोटा है तो एबनॉर्मल है, उसकी नेक नहीं है तब भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है कि ये एक्टिव भी हैं, जो बहुत स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज़ द स्पर्म विच कैन कॉज अ प्रेगनेंसी। अगर वो खूब घूमता जा रहा है या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो दोज आर द स्पर्म्स व्हिच कैन नॉट कॉज अ प्रेगनेंसी। वो डॉक्टर साहब, तो जो मुमकिन ही आईवीएफ नहीं। प्रोसेस है इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं बेटे, इसके साइड इफेक्ट्स कोई ख़ास नहीं है इसमें। अब देखें ना, एक 1 मिलियन काउंट का मेल है या उसके सीमन में स्पर्म ही नहीं है ही नहीं, फिर व्हाट वी डू इज कि हम उसके जहां बन रहे हैं स्पर्म वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां हमें मिल जाते हैं। पहले क्या होता था कि टेस्टिकल का एक सैंपल लेके और उसमें डिक्लेयर कर देते थे कि ये फादर नहीं बन सकता, बट नाउ वी डू टेस्टिकुलर मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है कि हम स्प्लिट ओपन कर लेते हैं
और फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं आइलैंड्स ऑफ ब्लड वेसल हमें नजर आ रही होती है। जहां हमें माइक्रो वेसल्स नजर आती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं स्पर्म बन रहे होते हैं। तो वो फिर हम इट कैन टेक 3 आवर्स 4 आवर्स, हम सारी मैपिंग करके देखते हैं, लैब में फौरन भेजते हैं वो टिश्यू। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो उसको टीज करता है, उसमें से निकालता है कि उसको सिर्फ एक सेल अगर मिल जाए ना, यानी स्पर्मेटिड मिल जाए, एक न्यूक्लियस और एक उसका साइटोप्लाज्म भी मिल जाए ना, तो उससे भी प्रेगनेंसी हो। अच्छा मैम, इज इट पॉसिबल कि जैसे लोग कहते हैं कि जेंडर भी आप पसंद करवा सकते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं हमें बेटा चाहिए, तो आईवीएफ की मदद से भी बेटा हो सकता है? कोर्स मुमकिन है, ये तो सब कुछ अब तो ह्यूमन इंजीनियरिंग हो रही है। आपको बाल कैसे चाहिए, आपको आंखें बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, खैर ये चीजें अभी पाकिस्तान में नहीं है, बट इट इज हैपनिंग। आप पूरा पर्पस मेड बच्चा पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में जेंडर सिलेक्शन हो रही है, और फिर हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि कुछ मौरूसी इमराज होते हैं, वो हम टेस्ट कर सकते हैं और वो हम फेंक सकते हैं एम्ब्रियोज के ये एक फैमिली है उसमें एबनॉर्मल बच्चे ही आ रहे हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत थोड़े ऐसे कंजेनिटल जेनेटिकली ट्रांसफर्ड जो डिजीज़ हैं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो जितनी कर सकते हैं उतनी हम करके हम उनको बता सकते हैं। जैसे ट्राइसोमी है, जैसे वो मंगोल बच्चे पैदा होते हैं, उसको हम देख के डिस्कार्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम टॉपिक पर आपने गुफ्तगू की। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी, फ्रूटफुल होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हों। आज 13 रजबुल मुरज्जब है, वो मुबारक दिन जब आगोश मुस्तफ़ा में अबू तुराब आए। आज फाते खैबर, शेर खुदा, हैदर करार, बातिल के लिए शोला बार, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम करमुल्लाहु वजहुल करीम की आज विलादत बासादत का दिन है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में जिस फलाही रियासत की बुनियाद रखी थी, मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा ने अपने अहद खिलाफत में इसे रविश को जारी रखा। बतौर अमीर आपने कभी दारुल अमारा में क़याम नहीं किया, बल्कि यहाँ गुरबा को रिहाइश दी और ख़ुद अपने कच्चे मकान में रहे। कौमी और हुकूमती ख़जाने से एक पाई अपने अहल खाना या अपने लिए कभी खर्च नहीं की। कई बार तो नौबत यहाँ तक आई, कपड़े ग़िज़ा खरीदने के लिए अपनी तलवार और ज़रा तक को फ़रोख्त करना पड़ा। चश्माए फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि मुसलमानों का खलीफा जौ की रोटी पानी में डुबोकर खाता था। रोटी भी इस कदर खुश्क और बासी के हाथ से टूटती नहीं थी। जब किसी ने हैरत से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आप रोटी के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी ज्यादा सूखी रोटी खाया करते थे और मेरे कपड़ों के निस्बत ज्यादा खुरदरे कपड़े पहना करते थे। अगर मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया तो डर है कि मैं उनसे बिछड़ ना जाऊं। जो की रोटी खाने वाले और फटे जूते सी कर पहनने वाले हाकिम का रियाया के लिए दस्तूर ये था कि मस्कीनों को तलाश करके उन्हें सवाल से बेनियाज करते, गरीबों को तलाश करके उनकी हाजतें पूरी करते, और जब रात गहरी हो जाती तो दीगर अमूर से अलग होकर इबादत में मशगूल हो जाते थे। सूबे की गवर्नरी के लिए अपने खानदान और कबीले को तरजीह देने के बजाय अहल अफराद की तकर्रुरियां की, खयानतकारों को ओहदों से दूर रखा और जिन्हें मनसब दिए उनकी कड़ी निगरानी भी की और मुआखजे भी करते रहे। जिस तरह दूसरों के एहतसाब में सख्त थे, उसी तरह कानूनी और अदालती मामलात में भी बराबरी के कायल थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी इस्लामी तारीख का ऐसा रोशन बाब है जिसकी जरूरत हमें हर अहद और हर लम्हा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं। ए ममलकत खुदादाद के हुक्मरानों, अली मुर्तज़ा शेर खुदा की पैरवी करो, उनके तर्ज़े हुक्मरानी को अपना लो। और जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, 70 साल हो चुके हैं, अगर हम मौला अली अलैहिस्सलाम को फॉलो करें, उनकी तालीमात को फॉलो करें, हम अहले बैत अतहार को फॉलो करें, हम खुलफाए राशिदीन को फॉलो करें, तो हम इन मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। आज ये मुबारक दिन आप सबको मुबारक हो। इबादत करें, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।